साथ जो शख्सियत मौजूद है, ओझा सर, किसी भी तरह से परिचय के मोहताज नहीं है। देश और दुनिया हर कोई इनको जानता है। सर अमूमन जो है जब इस टॉक शो का शुरुआत करता हूँ तो एक मेरे पास लंबा चौड़ा जो है इंट्रोडक्शन होता है, कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आज मैं जिस शख्सियत के सामने बैठा हूँ वो जब बोलना शुरू करते हैं तो सब लोग बस सुनते हैं। मैं सर जब यहाँ पे आ रहा था आपसे बातचीत करने तो लोगों ने कहा कि क्वेश्चन वोश्चन तैयार कर लो ढंग से, और मैंने कहा कि आज पहली बार मैं बहुत सरल इंटरव्यू करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा, सर आराम से 5-10 मिनट बोल ले जाएंगे, उतने में मेरा दूसरा सवाल सर के द्वारा ही आ जाएगा। सर गोरखपुर में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप आए थे और चूंकि एक आध्यात्मिक प्रोग्राम था और पहली मतलब कि मैं आपसे पहली बार गोरखपुर में मिल रहा हूँ। गोरखपुर से आपका जुड़ाव आपने बताया कि काफी टाइम से रहा है, तो वो पुस्तौनी वाला जो घर है वहाँ पे कभी गए हैं? मतलब जहाँ पे आपके लोग हाँ, उजौली में गए हैं और मेरे चाचा हैं यहीं पे बड़ागंज में, सिद्ध शंकर ओझा जी भी। और हमारे मतलब ये था कि बीच में आना जाना एकदम बंद हो गया था, तो एक तरह से पुश्तैनी लगाओ और पुश्तैनी संबंध वहाँ से बना हुआ है, आना जाना लगा रहता है। सर ये आईएएस को लेके बड़ा हुआ रहता है, लोग कहते हैं कि अब चूंकि ये यूपी बिहार वाले जो लड़के हैं वो मुखर्जी नगर और इलाहाबाद को ज्यादा भरे पड़े हैं। बड़ा संघर्ष भी रहता है, चूंकि जो है सबसे ज्यादा जो मजदूर वाला जो हिसाब किताब है, यानी कि किसी के पिताजी मजदूर रहते हैं या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेता है, कोई ठेला लगा लेता है, तो वो लड़के वहाँ पे सर सर्वाइव करते हैं और कई बार सफल नहीं होते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या होता है? असफलता के बारे में कहा जाता है कि असफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जिनका प्रयास पूर्ण रूपेण नहीं होता है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, अब प्रेस है, प्रेस अब इसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, कहा जाता है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जनता राजा है, तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, ये तीनों जो काम करते हैं वो जनता को बताना है। तो कौन बताएगा? प्रेस बताएगा। जैसे अभी मैं किसी के बारे में आपसे कहूँ तो आप उसको चैनल पे चला नहीं पाएंगे, तब तक नहीं चला पाएंगे जब तक एफआईआर उसकी नहीं होगी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ऑफिशियली जब रिपोर्ट होगी तो आप थाने से एक प्रेस नोट आपको मिलेगा कि फला फला एफआईआर हुई है, तब आप उसको चलाएंगे। समझ का जो विकास है, समझ आज के युवा की सबसे बड़ी समस्या, वो कुछ समझना नहीं चाहता। ध्यान, अरे ध्यान करने से कुछ होता है? सेक्स की दवा बन रही है, सेक्स पावर बढ़ाए, अरे दिमाग का पावर बढ़ाओ, बाकी सब पावर। अब जिस देश में सबसे ज्यादा सेक्स की दवाओं की मांग चल रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मिर्जापुर सीरीज ने दिखाया। साहित्य, सिनेमा, ये क्या करता है? समाज में जो चल रहा है उसी को तो प्रदर्शित करता है। अखंडानंद परेशान है उसमें, और उसकी सिर्फ एक वजह है कि आपने समझ विकसित नहीं की। आश्रम व्यवस्था थी, हमारे गुरु भाई हैं योगी सोमनाथ जी, इनसे पूछिए कितना बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, संत हैं, कितनी बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, कितना अच्छा चीजों को समझते हैं। तो जब आप मन की शक्ति बढ़ाएंगे, बाकी सब शक्तियां खुद ब खुद बढ़ेंगी। ये युवा गलत, ये जो आज युवा है वो कह रहा है कि नहीं, ध्यान धर्म ये सब कुछ है ही नहीं। मैंने सुबह भी कहा, आप पाखंड का विरोध करिए, धर्म का विरोध मत करिए। धर्म का विरोध करेंगे तो इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि फिर तो सर कई लोग उसी को अपनी रोजी रोटी समझ रहे हैं। मैं जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो मैंने ये सवाल भी किया था, वो ये समझ रहे हैं कि हम धर्म राम का विरोध करके जो है 2-4 सीटें निकाल लेंगे। लगता है आपको ऐसा? देखिए, राजनेताओं का जीवन अलग है। बाद में जाके मंदिर में माथा होता टेक के माफी भी मांग लेते हैं कि प्रभु राजकाट का मामला है, समझा करिए। राजनेताओं के चक्कर में जो पड़ेगा, भाई श्री राम का देश है ये। श्री राम का मतलब जो त्याग तपस्या करके भगवान बनने की क्षमता रखे, तभी तो युवा परेशान है। श्री राम घर से निकले, प्रभु राम बनकर आए। सबको करना पड़ेगा, ये स्टील है, इसको पिघलाना पड़ेगा, तपस्या देना पड़ेगा, तभी तो बदलेगा। श्री राम मतलब जिसके लौकुश जैसे बच्चे हो, तो भगवान को बांध दे। आज ये कॉम्प्लायन पिए हुए बच्चे। श्री राम के माता जो है केकई, जब भरत राम जी ने, भरत राम ने कहा, उनके भाई ने कहा कि भैया आपने माता केकई को माफ कर दिया, कहे इन्होंने ही हमको भगवान बनाया। ये ना भेजती अगर आईएएस की तैयारी करने दिल्ली, और तो बिजनेस तुमको ना देती गोरखपुर का, तो मैं आईएएस बनता। ये है प्रभु की सोच।
शक्ति, मैं जिस गाड़ी में बैठा हुआ था, अंशुमान चला रहा था, तो एक आदमी सामने पड़ा, चिल्ला रहे। मैंने शक्ति के साथ विनम्रता, यही तो श्री राम सिखाते हैं, नहीं तो उतरते ही समंदर को उड़ा नहीं दिए होते। 3 दिन हाथ जोड़ के खड़े हैं। ये है हमारी संस्कृति के महानायक प्रभु राम, उनको हमें अनुसरण करना है। जो राम के रास्ते पे चलेगा वो डिप्रेशन का शिकार कभी नहीं होगा। हम पूर्वांचल वाले जो है पिताजी लोगों से थोड़े मतलब शुरुआती दौर में बड़े परेशान रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, और ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी दुश्मन वही है। वो जब आप अपने युवा अवस्था में थे और आज, तो क्या अंतर पाते हैं पिताजी का, मतलब कि बोलचाल वाला जो तरीका है, ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बदलाव तो जरूर हुआ होगा, लेकिन वो बचपने वाला जो किशोरावस्था वाला था और युवावस्था वाला था, जब आप भटक रहे थे और लड़के कह रहे थे सोशल मीडिया में मैंने डाल दिया कि अवध तोजा सर से कौन कौन सा सवाल पूछना है, तो उसमें कमेंट आ रहा है कि वो मिर्जापुर पे सवाल जरूर पूछ लेना, कि उनका मतलब कि हर लगभग कहानी में, हर मोटिवेशनल इसमें मिर्जापुर तो आ ही जाता है। कुछ खास जुड़ा है क्या सर? नहीं, हमारे वो मित्र हैं पंकज त्रिपाठी जी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मित्र क्या है मेरे, वो भी यही के हैं, आपके गोरखपुर के ही हैं। अच्छा, हमको बहुत अच्छे लगते हैं। हमसे किसी ने पूछा भी था कि आपके ऊपर सीरीज बनेगी तो आप किसको चाहेंगे एक्टिंग करे, तो हम चाहेंगे भाई पंकज त्रिपाठी जी ही। जितनी चीज कड़वी है, चाहे वो नीम हो चाहे करेला, वो सब फायदा करती है। ये बात 40 के बाद ही समझ में आती है। ये बात जिसको 20 में समझ में आ गई कि करेला खाना है दोस्त, तो जिसको माँ बाप 20 में समझ में आ गए, तो 40 साल में तेंदुलकर की तरह भगवान हो गया। इसलिए मैं हाथ जोड़कर सबसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने माँ बाप की बातों को जरूर सुने और उस पर ध्यान दें, नहीं तो बाद में कोई भीख देने वाला नहीं होगा। 100 रुपया दिल्ली में एक आदमी से, मेरे मित्र उनसे मांगा था, उन्होंने नहीं दिया। तो ठीक है, माँ बाप, मैंने कहा ना कड़वी चीजें फायदा करती। माँ बाप चूंकि अनुभव है उनके पास, उनकी उम्र 50, हमारी उम्र 30, तो 20 साल ज्यादा अनुभव है ना, उस अनुभव के आधार पर वो हमें हर बात पे टोकते हैं। हमें भी ये बात पता चलती है जब हम माता पिता हो जाते हैं। जैसे आज मेरी उम्र 52 साल है, अब मुझे लगता है कि यार क्या बात है यार, क्या पिताजी टोकते थे, क्या माताजी टोकती थी, अब वो सब बात एहसास होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि आप उस अनुभव तक पहुंचे, आप अपने माँ बाप के अनुभव से सीख कर और अपने महानता का पथ मजबूत करें। आपकी उम्र और मेरे पिताजी की उम्र लगभग बराबर है। अब आपने वो जो लाइन बोला ना कि भीख नहीं मिलती है, मेरे पापा भी यही मतलब कह के डांटते थे, बेटा भरवलिया मेरे गांव का नाम है, कहते बेटा मंगले भरवलिया में भीख नहीं मिली, बॉडीला। तो वो एक होता था। सर गोंडा से इलाहाबाद और इलाहाबाद से फिर दिल्ली, ये सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और एक हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं हमारे, अंबुज मिश्रा, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 2 फॉर्म लिए आए थे। उसी वक्त में थोड़ा नजरबंद चलता था, माता जी हमारे घर में बंद करके चली आती, ताला वाला लेके चली आती। कहानी खूब पढ़े हम लोग सुने। हाँ, अरे तो मतलब मेरी ऑटोबायोग्राफी जिस दिन पढ़ी जाएगी तो पहला 150 पढ़ने के बाद लोग बेहोश हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन किया मैंने सब। अनुभव हर चीज का है। इसीलिए जब कोई टॉल करता है, धमकी देता है हमको कि मास्टर तुमको देख लेंगे, तो मुझे हंसी आती है कि तुमको मंगल तक दौड़ाएंगे। तो वो ले आए बेचारे, तो हमसे गए कि अब यार एक फार्म तुम्हारे लिए भी लाए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वो कहे इसी बहाने आंटी तुमको मना नहीं करेंगी, इलाहाबाद घूमने चले आओगे। तो हमने माता इससे कहा कि जा रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की परीक्षा देनी है। तो पिताजी हमारे जान गए कि खेल कर रहा है लड़का हमारा। कहे हाँ जाओ, तुम बढ़िया है, तुम जाओ इलाहाबाद गए। और जैसे कि संतों का आशीर्वाद रहा, परीक्षा दिए, वहाँ हो गया यूनिवर्सिटी में। वहाँ जो पढ़े, वो इलाहाबाद तो सबको जाना चाहिए अपने जीवन में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी एक अलग जगह है। और वहाँ दर्शन शास्त्र पढ़े, वो पहली बार इतना पढ़े कि फर्स्ट डिवीजन पास हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। लॉजिक की परीक्षा के लिए लड़के हमको बुलाते थे कि गुरुजी हमको लॉजिक पढ़ा दो, जो आदमी कभी नहीं। ये कितना शिक्षक का कितना बड़ा महत्व होता है। एक से एक शिक्षक मिले, शिवभानु सर मिले, एच.एस. उपाध्याय सर मिले, एक से एक शिक्षक मिले। अभी भी मिलते हैं? हाँ, अभी भी मिलते हैं। अब तो काफी बुजुर्ग हो गए हैं, तो मुलाकात सबसे होती है। और दर्शन पढ़ने से सोचने की क्षमता का विकास हुआ, मतलब पर्सपेक्टिव बढ़ा कि अच्छा यार आत्मा भी कोई चीज है, ये भी कोई चीज है, ये भी कोई चीज है। तो सोचने का दायरा बढ़ा। वो जो कुएं में जी रहे थे उससे थोड़ा दायरा बढ़ा। और वहां से निकले, फिर दिल्ली पहुंचे, तैयारी करने IAS की। उसमें भी
हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने वही लेके गया, अतुल पांडे जी वही कह रहे हैं तुम्हारे राजा बनने के लिए तुम पैदा हो, पता नहीं जो भी सोचे हो। तो चले गया, जब IAS की तैयारी शुरू की तो हमारे लिए तो बड़ा कष्ट का काम था, क्योंकि पढ़ने का शौक था नहीं ज़्यादा। लेकिन फिर धीरे 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 वाजीराम में मैं पढ़ा, वहाँ की सबसे अच्छी वाजीराम, राम लास्ट में है और रविंद्रन सर उसके मालिक हैं, और ज़बरदस्त आदमी है वो। मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक उनको कोई IAS का जिसको वो कहते हैं सम्राट वही है। तो वहाँ पढ़ने से वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिले, तैयारी में भले ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन जीवन का दृष्टिकोण बहुत बदल गया। और फिर जब अध्यात्म की धारा में आए फिर तो अब तो स्काई इज द लिमिट, अब तो कुछ असंभव लगता ही नहीं। अब जब मुझसे कोई कहता है ये कैसा, जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि IAS की करने वाले लड़के, मैं तो बार बार कह रहा हूँ मन को मजबूत करो भैया। जिसका मन ताकतवर है वो कुछ भी करेगा। जो अपने आप को सुबह 4 बजे उठा सकता है, जो अपने आप को 6 घंटा बैठा के पढ़ सकता है, जो माँ बाप की इज्जत कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। जो गुटखा खा रहा काम तो उसने कर लिया भाई, जो गुटखा खा रहा कह रहा साहब गुटखा पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। जो सिगरेट पी रहा है युवा हो गए, जो शराब पी के नाली में पड़ा हो गया युवा हो गया, अगर वो कह रहा है कि साहब हम डिप्रेशन का शिकार है, तुम कर नहीं ऐसा कर रहे हो। बिल्कुल। और मूवी का जहां तक सवाल है, मैं मूवी को बड़ा मोहब्बत, जैसे धमाल मूवी है उसमें W का कॉन्सेप्ट है, क्या आध्यात्मिक मूवी है वो, सब W के पीछे पड़े। W यानी वाइन, W यानी वुमन, W यानी वेल्थ, W यानी दुनिया। तो पुलिस वाला भी पड़ा है W के पीछे, डाकू भी W के पीछे पड़ा है, वो बुजुर्ग भी W के पीछे पड़ा है, और वो चारों युवा भी W के पीछे पड़ा। तो मिलती किसी को नहीं, लेकिन अध्यात्म में अगर आप पीछे पड़ेंगे तो आपको मिलेगा। मेरे पास आज 1000 करोड़ रुपया अब नहीं है, ये बात एकदम सच है, लेकिन 1 लाख करोड़ व्यवस्था करने की हिम्मत है आज। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे, मतलब महाराज जी कृपा से साथ में लोग खड़े हुए। सर जब आप इस स्पिरिचुअल लाइफ में आए तो वो बहुत बात की बात है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में आपने बताया कि आप गए और जब पहली बार दर्शन शास्त्र आपने पढ़ना शुरू किया, एक तो हमने जो सुन रखा है कि मन लगता नहीं था, गोंडा में भी मन नहीं लगता था, अभी आपने कहानी भी बता दिया कि कारागार में बंद कर दिए जाते थे माता जी द्वारा। तो अचानक से फिर मन कैसे लगा उस टाइम पे, अपने मन पे आपने कैसे कंट्रोल पाया? नहीं, मन लगा शिक्षकों की वजह से। मैं इसीलिए अपनी पढ़ाने, जो मेरी पढ़ाने की स्टाइल है, मैं यही कोशिश करता हूँ पहले लाके बैठाओ क्लास में। मतलब शिक्षा को अगर आनंद के पहलू से जोड़ दिया जाए, और वो आनंद का पहलू आएगा कैसे, शिक्षा को व्यवहारिक ढंग से पढ़ाया जाए, तात्कालिक जोड़ के। शिक्षा को पहले तो शिक्षक को नीरस नहीं होना चाहिए, शिक्षक को जो है बहुत ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि क्लास में जितने विद्यार्थी हैं, जैसे अभी भैया लोग, दीदी लोग प्रवचन कर रही थी, कैसे भजन गा रहे थे, तो भजन क्या है, वो जो सामने लोग बैठे हैं उनसे अपने को जोड़ने की विधि है। भजन गाया, फिर 1-2 कहानी सुनाई रविदास जी की, कबीरदास जी की, तो पब्लिक जो सामने बैठी जुड़ गई। फिर जब वो जुड़ गई तब सिद्धांत बता दिया। ऐसा शिक्षक का काम बहुत महान काम है, बहुत महान काम। तो इसलिए शिक्षक को चाहिए। तो मेरी जो रुचि पैदा हुई वो शिक्षकों की वजह से हुई। वो ऐसा पढ़ा जैसे बुद्ध को मैंने पढ़ा पहली बार, 4 आर्य सत्य, मतलब दुनिया दुखमय है। फादर सर ने कहा पता है दुनिया क्यों दुखमय है? नहीं सर। कहा एक बीवी लिए खड़े हो, दूसरे पे नजर है इसीलिए। अब कितनी बड़ी बात को उन्होंने एक झट मजाक में समझा दिया। यही तो बुद्ध का दूसरा आर्य सत्य है। दुनिया दुखमय क्यों है? लस्ट है, वासना। अब वो बात नहीं भूलेगी। फॉर्च्यूनर में बैठे हो, मर्सिडीज पे नजर है। यहाँ कौन है? गोरखपुर में 70% लोग समृद्ध हैं, पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, लेकिन दूसरे देख के परेशान है। और किस लिए परेशान है? तो ये जो 30 शिक्षक मिले जिन्होंने जोड़ा, चीजों को लाइव किया, प्रेजेंट एग्जाम्पल दिए, उससे मजा आने लगा। तो जब मजा आने लगा तो क्लास में बैठने लगे, क्लास में बैठने लगे तो अपने आप पढ़ाई होने लगी, पढ़ाई आनंद बन गई। सर सुबह जब आप बोल रहे थे, जब आप मंच पे चढ़े और आपने, चूंकि बहुत सारे युवा आए हुए थे और बड़ी उम्मीद लगा के आए हुए थे, और नो डाउट हम लोग तो बस ये चाह रहे थे कि आपका स्पीच खत्म ना हो। लास्ट में जब आपको बताया गया कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया, आप लेकिन फिर भी अपने आप पूरा कंप्लीट किया। और अभी भी मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ सर, वो जो एनर्जी है सुबह वाली, उससे ज्यादा तगड़ी इतनी टाइम लग रही है। अरे तो अभी हम सबने ध्यान किया बैठकर। पहले हम यहाँ आए, गए गुरु महाराज के पास बैठे, ध्यान किया, तब वो वहां से उठे। ध्यान मतलब अंदर स्नान, अपने आप को खुद से जोड़। लोग शरीर पे टिके हुए हैं, सब बादाम लगाए जा रहे हैं,
बादाम का तेल, बादाम का शैम्पू, बादाम का साबुन। लेकिन जब डेड बॉडी देखता है आदमी तो ये नहीं सोचता है कि यार बॉडी में कुछ था जो निकल गया। वो जो कुछ था उस पर काम करने की जरूरत है। वो तो असीम है ना, वो जो अंदर है, जो बोल रहा है। अवध ओझा थोड़ी बोल रहा है, ये तो कोई और ही बोल रहा है। अवध ओझा तो भ्रम था। इसलिए भारत ने कन्वर्जन कभी जबरदस्ती, किसी हिंदू ने किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया, किसी हिंदू ने किसी को जबरदस्ती ईसाई नहीं बनाया। उसकी वजह क्या थी कि हम वास्तविक कन्वर्जन का सिद्धांत जानते हैं। हमने सिद्धार्थ को बुद्ध बनते हुए देखा, यानी इंद्रियों से उठकर चैतन्य पे जाते हुए देखा। हमने वर्धमान को महावीर बनते हुए देखा। हमने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनते हुए देखा। तो जिसको ओरिजिनल फार्मूला पता है वो नकली फार्मूला क्यों अडॉप्ट करेगा? और यही हमारे हिंदू और सनातन धर्म की ताकत है। हम लोग जो है, जैसे चूंकि मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे से लाखों युवा सर, हम लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी मेरी अभी चल रही है और बाकी आपके आशीर्वाद से पत्रकारिता चल रही है। हम लोग सोचते हैं कि अवध ओझा सर ये सोशल मीडिया पे इतना शानदार बोलते हैं, घर में क्या स्थिति है सर आपकी? घर में तो यार ठीक ठाक स्थिति है, ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी श्रीमती जी की कोई बात को काटता नहीं। अब वो कहते हैं कि रात में निकलना तो मैं कहूँगा ठीक है निकल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पत्नी एक हमारे भारतीय समाज में स्त्री का एक बहुत बड़ा महत्व है। परिवार चलाना हम पुरुषों के बस की बात नहीं है। मेहनत कर सकते हैं बाहर, और बाहर अब 4 लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वो औरत जो घर में है वो तो किसी से बात नहीं कर पाई होगी। कमाना आसान है, बच्चा पालना बहुत मुश्किल है। एक बार हमारी श्रीमती जी चली गई अस्पताल बड़ी वाली बेटी को छोड़कर, 4 घंटे में कुल कर्म हो गया था। तो मैं महिलाओं में अपनी बहनों से भी कह रहा हूँ कि उनको भी इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हमारी जो बहनें हैं वो पढ़े, खूब अच्छा पढ़े, बेटियां बहुत अच्छा पढ़े, पश्चिम की पूरी शिक्षा पद्धति अपनाएं, न्यूटन पढ़े, आइंस्टीन पढ़े। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ संस्कृति भारतीय अपनाएं, तभी उनके यहाँ भी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे पुत्र पैदा होंगे। उनको भी अपनी तरफ आना चाहिए। संस्कृति हमारी और साइंस पश्चिम का, और दोनों को हम जोड़ लेंगे। मतलब एक ध्यानी आदमी उठ के जाके फिजिक्स पढ़ाएगा तो न्यूक्लियर फ्यूजन को, हरिहर के सिद्धांत को समझा देगा, हाइड्रोजन और हीलियम। तो घर में स्थिति ठीक है, अच्छा है, लेकिन मैं घर के मामलों में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करता, वरना वहां मेरी चलती है और मैं कोशिश भी नहीं करता। मतलब ये वाला जो रूल है वो हम लोग अब मान लें कि लगभग सब जगह पे बिल्कुल बराबर इम्प्लीमेंट। मैं बोलता ही नहीं उसमें, घर वो अपने घर की राजा हैं और मैं उनसे कोई इंटरफेयर नहीं। मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री जी भी दूर हो गए और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी तो तपस्वी हैं, वो दूर नहीं हुए। ये बात बहुत गलत पोर्ट्रे की जाती है प्रधानमंत्री जी के बारे में। प्रधानमंत्री जी है तपस्वी, और उनकी पत्नी भी तपस्वी है, नहीं तो वो किसी और से विवाह कर ली होती। तो दोनों तपस्वी हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी से ज्यादा, हालांकि मेरा भाजपा से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं, मैं इसको स्पष्ट कर, और ना मैं चुनाव भाजपा से लड़ूंगा। ये मैं सुबह भी बोला या मैं शाम को भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पर्सनली मोदी जी को बहुत मानता हूँ। यही आखिरी सवाल भी होने वाला था। और मैं योगी जी को और पर्सनली मानता हूँ, और मोदी जी से ज्यादा मैं माता जी को मानता हूँ, मोदी जी की वाइफ को मानता हूँ, जिन्होंने जो आदर्श बन गई भारतीय महिलाओं के लिए। क्योंकि अगर वो इतनी महान नहीं होती तो मोदी जी यहाँ तक शायद ही पहुँच पाते। सर अगर चुनाव लड़ना होगा तो लोग कौन सा लोकसभा मतलब आप पसंद करेंगे? मेरा तो पूरा देश है, एक तो जगह सर कोई होगी। मैं गोरखपुर से लड़ जाऊंगा। आज तो सोमनाथ जी हमसे कह रहे थे कि आप हमारे यहाँ पे कोई बात नहीं, जहाँ प्रभु का हाथ। मैं ऐसे मजाक कह रहा हूँ, नहीं तो हमारे भाई रवि किशन जी को जो है आज तो सुबह ही हमको फोन कर देंगे। मैं बिल्कुल आपकी सीट पर नजर नहीं रखता हूँ, लेकिन यह है कि मैं सीट अभी कोई डिसाइड नहीं किया हूँ। मतलब यहाँ तक मेरे साथ ये है कि हमारे एक दोस्त हैं बेंगलोर से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, अच्छे पूंजीपतियों में से एक है, कर्नाटक से। कर्नाटक से सुना, आई विल स्पेंड 50 करोड़, डोंट वरी। तो वो मुझसे कह रहे हैं उससे वहां से लड़ो, कर्नाटक से। कह रहे तुम काहे चिंता कर रहे हो यार। तो हमारे लिए सीट कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना है, चूंकि मैं मोदी जी को व्यक्तिगत मानता हूँ और योगी जी को व्यक्तिगत मानता हूँ, बहुत तारीफ उनकी करता हूँ, तो लोगों को लगता है वोट मांगने जा रहा। अवध ओझा ने महाराज जी को छोड़कर कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। चैनल पे कह रहे टिकट मांगने किसी से नहीं गए आज तक, और ना मांगे। लेकिन मोदी जी से मेरा लगाव और योगी जी से बना रहा है। महाराज जी से क्यों लगाव बना हुआ है कि आप प्रदेश को चला रहे हैं,
मैं तो कहता हूँ कयामत तक ये मुख्यमंत्री रहे, इस प्रदेश को यही चला सकते हैं। मैं आया पिछली बार मिलने के लिए, सोमनाथ जी के साथ 2 दिन आश्रम में रहा, महाराज जी थे वहां, पूछे मैं नहीं मिला, मैंने कहा अरे मुख्यमंत्री हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, उन सब जो आए वो चले गए। विरोधी पार्टी वाले नाराज हो जाएंगे जो प्रशंसक हैं। उससे मैं किसी को मानता हूँ, इससे किसी के दुख और नाराजगी से क्या फर्क पड़ता है, सबको पता है। मेरा मानना मतलब कोई आदमी, मैं अगर विरोधी पार्टी से चुनाव भी लड़ूंगा तो क्या मैं महाराज जी से मिलने नहीं आऊंगा? एकदम आऊंगा, तब भी मैं उन्हीं का आदमी रहूंगा। सर क्वेश्चन है जल्दी फटाफट वाला, 4-5 क्वेश्चन बस पूछूंगा। सर चाय ज्यादा पसंद है कि कॉफी? चाय ज्यादा पसंद है, ग्रीन टी पीते हैं नींबू डाल के। पहले दूध वाली चाय पीते? पहले बहुत पीते थे और उससे बहुत मतलब गैस, हाँ बहुत दिक्कत थी, बहुत दिक्कत। मोदी जी ज्यादा पसंद है कि योगी जी? योगी जी ज्यादा पसंद है, योगी जी बहुत पसंद है। और मतलब अजीब सी बात है, सबसे अजीब सी बात है कि अब वो मेरी व्यक्तिगत है, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। वो मेरी व्यक्तिगत, उनकी अदा पसंद है, उनका काम करने का तरीका पसंद है। कोई छेड़ दे किसी लड़की को सड़क पे, आज की डेट में कोई छेड़ दे, और जनता को क्या चाहिए? जनता को 2 चीज चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए और व्यापार चाहिए। क्रूज शुरू कराया ना गोरखपुर में, सड़कें ठीक कराई। अब इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा प्रदेश है, एक दिन में तो चीजें नहीं ठीक होंगी। बिजनेस मीट करवाई यूपी में, इन्वेस्टर सबमिट करवाया यूपी में, जल प्रबंधन की नीति को लागू किया, पौधारोपण की बात कर तो रहे हैं। अब कोई क्या करेगा इससे ज्यादा? अब टाइम मिल रहा है, धीरे धीरे कर रहा है। और सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर। अगला सवाल ये है सर कि अगर मतलब छुट्टी का टाइम मिले तो हिल स्टेशन वगैरह ज्यादा पसंदीदा है या फिर गांव? आश्रम, गाँव तो जाते ही रहते हैं। जैसे मुझे छुट्टी मिलती है तो मैं किसी ना किसी आश्रम चला जाता हूँ। तो संत महात्मा की शरण में रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीख के आएंगे ही। डांट सुनेंगे, गाली सुनेंगे। जैसे मैं अड़कानंद महाराज जी का जाता हूँ तो वहाँ 3 बजे के बाद कोई सो ही नहीं सकता। वो बाबा लोग लाठी लेके टहलते हैं, मारा 4 लाठी। तो उससे क्या हुआ कि अगर आप 10 दिन रह गए तो आपका शेड्यूल बन गया। अब वहाँ बाबा जी लोग, अब ये लोग किसी को, संतों के लिए कौन आईजी, कौन डीआईजी, कौन डॉक्टर, कौन इंजीनियर। तो वहाँ इसीलिए मैं अपने युवा भाइयों से हमेशा निवेदन करता हूँ कि जब भी तुम्हें छुट्टी मिले, जितना तुम जाके खर्चा करोगे, मनाली और पनाली और 50,000 रुपया, 5,000 रुपया तुम किसी आश्रम में चंदा डालोगे, 10 दिन रहोगे और अमृत जैसी चीजें लेकर आओगे। IAS-PCS बन के प्रधानमंत्री का सचिव हो जाना, पर्सनल सचिव, या फिर विधायक सांसद? प्रधानमंत्री क्यों ना हो जाए यार। जब सोचना ही है, जब सपने में रोमांस करना है तो मेड से क्यों करना? तो हॉलीवुड की एक्टर नहीं है। जब सपने में ही सोचना है तो 1 लाख करोड़ रुपए के बारे में सोचना है कि भगवान 2 करोड़ रुपए, और भगवान से तो ये सब चीजें मांगनी है। तो सोचने में किसी भी व्यक्ति को कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सोच निरंतर बनी चली गई तो वही सोच आपको जो चाहेंगे वो बना देगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।